जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आप शुरुआत करूंगा आप लोगों को धन्यवाद के साथ कि हिस्ट्री के का जो सीरीज स्टार्ट हुआ है यूपीपीएससी हिंदी पे, उसको आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत सराहना की उसकी। तो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो उसी के साथ जो है हम लोगों ने क्या किया है, जब हमें ऊर्जा मिली और हमने जब समझा कि ये इतना इम्पॉर्टेंट है, बच्चों को इतना अच्छा लग रहा है, तो हम लोग इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट कराते हैं। और हम लोगों ने डिसाइड किया कि ज्योग्राफी की भी सीरीज साथ ही साथ स्टार्ट करा दी जाए, ताकि एग्जाम से 20-25 दिन पहले, मिनिमम 20-25 दिन पहले हम लोग इसको कंप्लीट करा दें आप लोगों को। ये जो 4-5 जो इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं यूपी पीसीएस वाले ल्यूसेंट में, उन सब को कंप्लीट कर दिया जाए, उन सारे सब्जेक्ट्स को कंप्लीट करा दिया जाए। तो क्या है, ये ज्योग्राफी है। लूसेंट देखते ही कई लोगों के दिमाग में आता है कि पता नहीं, लूसेंट तो ये वनडे एग्जाम वालों के लिए है, ये फलाने एग्जाम वालों के लिए है, XYZ एग्जाम के लिए है, पता नहीं से एग्जाम में प्रश्न आएंगे नहीं। तो इसलिए आपके ट्रस्ट के लिए, आपके विश्वास के लिए, आपके मोटिवेशन के लिए हमने क्या किया है, अब हम जो भी चैप्टर ल्यूसेंट में स्टार्ट करेंगे उसके पहले यूपी पीसीएस किस क्या 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 रिपीट कर रहा हूं, यूपी में आए हुए सारे प्रश्न हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये इस चैप्टर को, ल्यूसेंट के इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप कौन कौन से प्रश्न हल कर लेंगे। देखिए, जैसे ये है ना, बिग बैंग वैंग थियरी जो है, ये तारों की घटना क्या कहलाती है, कृष्ण विवर क्या है, ये मिल्की वे क्या है। तो जब ऐसे पढ़ते क्वेश्चन ना, तो थोड़ी सी समस्या ये होती है कि सब उल्टा पुल्टा रहता है। कभी कोई टॉपिक पहले दे दिया, कोई टॉपिक बाद में दे दिया, तो कोई क्रोनोलॉजी नहीं रह जाती है। ऐसे डायरेक्ट हम लोग पढ़ लेंगे ना इसको, ऐसे क्वेश्चन करके, तो फिर कोई क्रोनोलॉजी नहीं रह जाती है। तो उसकी वजह से काफ़ी समस्या होती है। बिना क्रोनोलॉजी के वो याद नहीं रहेगा, आप पढ़ भी लेंगे तो उस समय तो याद रहेगा, बाद में भूल जाएगा। तो ये जो भी है ना, ये सब यूरेनस, बृहस्पति, पृथ्वी, प्लूटो, ये जो भी आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, सूर्य के निकटतम ग्रह, पृथ्वी के निकटतम ग्रह, ये जो अंतरिक्ष शब्दावली क्या है, ये निम्नलिखित युग्मों में से कौन जो है वो क्या है, उपग्रह के हैं, युग्मों बिना उपग्रह के हैं, किसके उपग्रह नहीं है, किसके उपग्रह हैं, भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा जो है अक्ष पर झुकाव किसका है, किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, ये सब प्रश्न आप लोग याद रखिए। अभी जब हम लोग लूसेंट पढ़ेंगे ना आगे, तो क्या है, सब ये सब प्रश्न अपने आप आ जाएंगे आपको। इन सब प्रश्नों को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, यहाँ से सब प्रश्न अपने आप आ जाएंगे। तो ये सभी प्रश्न अभी आपको मिल जाएंगे, जब वो पेज पढ़ाऊंगा तो ये सभी प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ठीक, ये सब, ये टाइटन, फाइटन, ट्राइटन और इनके आगे जो नए प्रश्न हैं जो बन सकते हैं एग्जाम में, वो भी मिल जाएंगे। ठीक ना। तो ये अभी दिया है ना, ये सब मुख्य पेटी, ये पेटी, वो पेटी, ये सब मिल जाएगा अभी आपको। ये सब प्रश्न अभी आप हल कर लेंगे, ये सब सॉल्व कर लेंगे। हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन प्रमुख गैसें हैं किसकी, सूर्य की ऊर्जा किससे मिलती है, ये नाभिकीय संलयन क्या है, ये सब टॉपिक आपको अभी आज इसी वीडियो में, जब ये पेज पढ़ेंगे तो इन सब प्रश्नों को आप ऐसे ही हल कर देंगे। ये सब पीसीएस के हैं ना, हाँ, किताब में तो झूठ नहीं लिखा हुआ है ना। ठीक, तो ये आप लोगों को मैंने दिखा दिया। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री मैंने बता दिया कि देखिए, लूसेंट की किताब पढ़ के हम लोग जो है बहुत बड़े 30 मार्क हाँ नहीं हो जाएंगे। लूसेंट की किताब सिलेक्शन, कोई किताब लूसेंट की नहीं, कोई किताब सिलेक्शन नहीं कराती है, ना घटना चक्र, ना लक्ष्मीकांत, ना लूसेंट। ये बताइए ना, 200-400 रुपए की किताब है, किसकी औकात नहीं है? अरे कोई भी खरीद लेगा, मतलब जिसको जो 10 रुपए दिन का कमा रहा है वो भी खरीद लेगा। इन किताबों को लोग फ्री में दे देंगे, पढ़ने वाला बच्चा होना तो लोग फ्री में दे देंगे। लेकिन क्या ये किताब पढ़ के, जब हर किसी के पास किताब पड़ी हुई है, तो सिलेक्शन क्यों इतने कम हो रहे हैं? पढ़ने का तरीका नहीं है। आज आपको पता चलेगा इस वीडियो में कि किताब रहने से सिलेक्शन नहीं होता है, पढ़ने से सिलेक्शन होता है। ठीक, पढ़ने से सिलेक्शन होता है। एक सेकेंड, पढ़ने से सिलेक्शन होता है, किताब रख लेने से सिलेक्शन नहीं होता, और किताब पढ़ लेने से भी सिलेक्शन नहीं होता है। किताब को तरीके से पढ़ने पे सिलेक्शन होता है। ठीक, तरीके से, इस बात को मैं बार बार मैं फोर्स करके बोल रहा हूं, पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, तरीके से पढ़ने में सिलेक्शन होता है। राइट, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना ज्यादा बकैती किए। ठीक, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? ये प्रश्न आया हुआ है परीक्षा में, ये प्रश्न जो है आया हुआ है परीक्षा में, किसने किया था? सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थनीज ने किया था। किसने किया था? इरेटोस्थनीज ने किया था।
और क्या क्या था, यह जो शब्द लिया गया है, ये जो शब्द लिया गया है अंग्रेजी के शब्द से, इंग्लिश के वर्ड से लिया गया है जियोग्राफोस का। ग्राफोस का मतलब होता है किसी चीज का वर्णन और जियो का मतलब होता है पृथ्वी। तो पृथ्वी का वर्णन क्या कहलाता है, जियोग्राफी। ठीक, चलिए आगे हम लोग सीधे चलते हैं। हिकेटियस ने अपनी किस पुस्तक में जो है ये पृथ्वी का वर्णन जो है क्या किया था, हिकेटियस ने अपनी किस पुस्तक में सर्वप्रथम भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध समावेश किया था? किसमें किया था? जस पीरियोडस में। ये विकल्प में दे सकता है आपके, जस पीरियोडस। जस पीरियोडस का मतलब क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन। ठीक, सीधा आगे चलते हैं, बाकी चीजें बिना किसी काम की नहीं है। दो विचारधाराओं पर हम लोग बात करेंगे, दो विचारधाराओं पर हम लोग बात करेंगे, संभववाद और निश्चयवाद। इसको क्या कर सकता है क्वेश्चन में, इनको उलट पलट करके दे सकता है कि संभववाद वाला, ये वाला सेंटेंस संभववाद में लिख देगा, ये वाला निश्चयवाद में। या फिर दूसरा पूछ सकता है कि ये जो वाइडल डिब्लाश है, इनसे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि ये किस मत के समर्थक हैं। एक परीक्षा में पूछा हुआ है कि वाइडल डिब्लाश जो है वो किस मत के समर्थक हैं, संभववाद के। ठीक, तो अगले बार हो सकता है फ्रेबे पूछ दे कि निम्न में से कौन से नहीं है या कौन है। तो इस तरह से प्रश्न बना सकता है, तो इसलिए इस वाले टॉपिक को पढ़ना जरूरी है। आइए देखते हैं संभववाद क्या कहता है। मनुष्य अपने पर्यावरण में परिवर्तन करने में समर्थ है। संभववाद कहता है कि परिवर्तन करना संभव है। और जो ये वाला जो मत है, इसको कौन कौन लोग मानते हैं, तो वाइडल डी ब्लाश एक हैं। ठीक, इस विचारधारा के समर्थक एक भूगोलवत्ता हैं वाइडल डी ब्लाश, और दूसरे हैं फ्रेबे। दूसरे कौन हैं, फ्रेबे। तो ये दोनों नाम आप लोग याद रखेंगे और ये ध्यान रखेंगे कि ये कौन से मत के समर्थक हैं। तो अभी दोनों के मत के समर्थकों को मत याद कीजिएगा आप लोग, एक याद कर लीजिएगा तो दूसरा अपने आप क्या होगा, दूसरा अपने आप क्या होगा, एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक ना, ये वाला याद कर लीजिए, तो अगर इनमें से कोई रहेगा तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। अब दोनों मत याद करिएगा, ठीक, दोनों मत याद करिएगा, फिर मेरे पढ़ाने का फायदा क्या जब आप सब कुछ रट लें तो, है ना। आपका काम आसान करना मेरा काम है ना, कैसे बस सब रटवा दूं, ये भी रट लो, ये भी रट लो, ये भी एक एक वर्ड जो है किताब का पेज लगा के एक एक वर्ड पढ़ा दूं मैं आपको, ये भूगोलवत्ता, एलन, सैंपल, निश्चयवाद, ये वो सारा डेट ABCD सब, तो फिर किस बात का टीचर में यार, तुम्हारे पास भी तो किताब है, तुम भी तो पढ़ लोगे, कौन सा फिर किस बात का टीचर में, कोई मतलब हुआ मेरे टीचर होने का, नहीं ना। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज छांट छांट के पढ़ाऊंगा। और PCS के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, यहां से क्वेश्चन, इस बात को बताते हुए। ठीक, तो पहला इंट्रोडक्शन क्लासेस लिए थोड़ा 2-4 बार बता दे रहा हूं, नहीं तो वरना फिर धड़ाधड़ अभी बस कंप्लीट करेंगे हम लोग एकदम से। निश्चयवाद सिद्धांत क्या कहता है? निश्चयवाद, मनुष्य के सारे काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं, अतः मनुष्य स्वेच्छापूर्वक कुछ करने में स्वतंत्रता कम है। यानी कि मनुष्य जो है वो उसके काम पर्यावरण द्वारा निर्धारित होते हैं। वो क्या करेगा, ये इसका निर्धारण कौन करता है, पर्यावरण करता है। और ये जो क्या कहते हैं, इस मत के समर्थक कौन है, ये एलन सैंपल, हेटिंगटन, रिटर, रेटजेल, ये लोग हैं। इनमें से इनको याद रखिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट है। नवीन निश्चयवाद के संस्थापक कौन है, रेटजेल। नवीन निश्चयवाद के संस्थापक कौन है, रेटजेल। इनको याद रखिएगा, बाकी तो ये लोग एलिमिनेट हो जाएंगे जब एक, या ये दो नाम बस याद कर लीजिए और एक यहां से, बाकी याद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ये भूगोल की परिभाषा, इनका कोई काम नहीं है, इनको मैं आपको लगूं पढ़ाने तो फिर कोई मतलब नहीं है। ठीक, मत पढ़िए इनको, एकदम से छोड़ दीजिए, वो सब फालतू चीज पढ़ने की जरूरत नहीं। समय फालतू चीज पे समय देने से बढ़िया है उस समय को बचा के इंपॉर्टेंट चीज पे दीजिए। थोड़े से फैक्ट रहेंगे ना इंपॉर्टेंट, तो वो याद रहेंगे। फालतू के घजर मजर सब एकदम भर जाएगा दिमाग में, तो इंपॉर्टेंट वाले तुरंत निकल जाते हैं दिमाग से, जैसे ही फालतू चीज याद करता है आदमी। ठीक, तो फालतू नहीं याद करना एकदम से। बिग बैंग थ्योरी किसने दी, जॉर्ज लेमेंटर। अभी था ना पहला प्रश्न, अभी हमने देखा था ना, मैंने बताया था अभी लेमेंटर वाला ये आएगा, तो इनको पूछ चुका है ना, अब बिग बैंग थ्योरी से इनको पूछ चुका है ना जॉर्ज लेमेंटर, अगले बार पूछ देगा स्टेडी स्टेट थ्योरी। ये स्टेडी स्टेट थ्योरी किसने दी, थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डी। किसने दी, थॉमस गोल्ड एंड हरमन बॉन्डी। नेक्स्ट पूछेगा आपसे प्रश्न, दोलन सिद्धांत, पोस्टुलेटिंग थ्योरी, पोस्टुलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी किसने दी, एलन सेंडेजा ने। और अगर पूछता कि इन्फ्लेशनरी थ्योरी किसने दी, तो एलन गुथ ने दी थी। खैर कम से कम ये दूसरा वाला तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि पूछ रहा है कि
बिग बैंग थियरी का प्रतिपादन किसने किया? तो जॉर्ज लेमेंटर। लेकिन अभी कभी पूछ दे कि बिग बैंग थियरी सिद्धांत की व्याख्या किसने की, तो बहुत सारे लोग हैं ना जो लगा के किसको आ जाएंगे, जॉर्ज लेमेंटर को लगा के आ जाएंगे, जबकि उस सिद्धांत की व्याख्या प्रतिपादन उन्होंने किया था। जो ध्यान से माइन्यूटली अपना दिमाग लगा के यहाँ पे नहीं रखेगा ना, वो तुरंत जैसे ही पूछेगा बिग बैंग थियरी कि सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी, वो पढ़ेगा बिग बैंग थ्योरी, नीचे पढ़ेगा जॉर्ज एलेमेंटर, विकल्प ए एग्जामिनर देगा उसको जॉर्ज एलेमेंटर, और तुरंत मार के अपना जोड़ लेगा, एक क्वेश्चन मेरा हो गया। और फिर बाद में बैठेगा, पता है 110 प्रश्न मैंने हल कर दिए, 110 प्रश्न मैंने हल कर दिए, मेरा एग्जाम में पक्का है, घर आएगा ऐसे ही 20-25 प्रश्न मिलाएगा, आ जाएगा सीधा वो 70 पे। यही वो लोग हैं जो गहराई से नहीं पढ़ते, अपना नंबर पेपर के साथ साथ जोड़ते चले जाते हैं। इसीलिए पेपर के जस्ट बाद जो कट ऑफ होती है ना, वो होती कितनी, 120 नंबर की, 120 क्वेश्चन की, सॉरी 120 क्वेश्चन की कट ऑफ बनती पेपर के जस्ट बाद। और फिर शाम समूह होते होते तक ना, जैसे ही अंधेरा होता है तनीसा थपका होता है, उसके बाद वो आ जाता है सीधे कि 92 क्वेश्चन पे जा रहा है, तो 80 क्वेश्चन पे जा रहा है, 86 क्वेश्चन पे जा रहा है। नहीं तो पेपरवा के जस्ट बाद जब आप लोग जाएंगे ना लंच करने, तो उसमें क्या बताएंगे सब कि 120 क्वेश्चन, हम तो 122 किए हैं, राइट। तो वही लोग हैं जो रॉबर्ट बेगुनर की जगह पे जॉर्ज एलेमेंटर को टिक लगा करके आएंगे। समझ में आया ना कमी कहाँ पे होती है? चलिए अभी आगे, अभी तो ये शुरुआत है, आगे आगे देखिए बस, राइट। देखिए अब इसमें महाविस्फोटक सिद्धांत में आपको क्या ध्यान रखना है, बस महाविस्फोटक सिद्धांत जॉर्ज एलेमेंटर ध्यान नहीं रखना है। ध्यान ये रखना है कि जिस समय यह घटना घटित हो रही थी, उस समय जो गोलक था, जो एक फुटबॉल जैसा जो एक था ऑब्जेक्ट, उसका जो आयतन था, जो वॉल्यूम था ना, बहुत सूक्ष्म था। मतलब एकदम से वो एकदम मतलब बहुत सूक्ष्म, बहुत छोटा था, एकदम से फूटने के पहले, जब वो फूटा तब बड़ा हुआ, ठीक ना। तो एकदम कैसा था उसका आयतन, अत्यधिक सूक्ष्म, बहुत कम था। और जो तापमान और घनत्व था उसका, जब बहुत चीज एकदम सिकुड़ जाएगी ना, जैसे ऐसे बॉल है उसको ऐसे सिकुड़ा दो पकड़ करके, एकदम से सिकुड़ा दो पकड़ करके, तो क्या होगा, जो उसकी डेंसिटी होगी ना, जो उसके मैटर्स होंगे सारे एक दूसरे के आसपास चिपक जाएंगे, तो वो जो डेंसिटी है ना उसकी एकदम इन्फिनिटिव हो जाएगी, एकदम अनंत डेंसिटी थी उसकी। तापमान क्या था, एकदम जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, राइट। तापमान बहुत ज्यादा था, ठीक। नेक्स्ट क्या है, आपसे पूछे कि महाविस्फोटक सिद्धांत जो है, महाविस्फोटक सिद्धांत जो ये आकस्मिक विस्फोट हुआ था उसका कारण क्या था, तो क्या देंगे, संकेंद्रण, अत्यधिक संकेंद्रण, अत्यधिक संकेंद्रण, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज हो गई थी चीजें, राइट। नेक्स्ट आपसे पूछा है एक बार प्रश्न कि बिग बैंग थियरी आज से कितने वर्ष पहले घटित हुई थी। यूपीपीसीएस में नहीं पूछा है, दूसरे एग्जाम्स में पूछा हुआ है। तो यूपीपीसीएस का पूछ दे कोई भरोसा नहीं, ऐसे पूछता रहता है, एमपी बिहार यह इधर उधर का निकाल के कभी कभी पूछ देता है। तो 13.7 अरब वर्ष पूर्व कब हुआ था, 13.7 अरब वर्ष पूर्व। और क्या कहते हैं, महाविस्फोटक के पश्चात जो है सौरमंडल का निर्माण हुआ हमारे। तो हमारा जो सौरमंडल है उसका निर्माण कब हुआ, तो 4.6 अरब वर्ष पूर्व। अब कई लोगों से पूछेगा महाविस्फोटक सिद्धांत, तो पता चलेगा, लगा देंगे 4.6, ठीक। सौरमंडल का निर्माण तो लगा देंगे। तो ये दोनों को बहुत ध्यान रखना है, ऐसे क्रॉस करके आपसे पूछ सकता है सेंटेंस को उलट पलट करके। तो ये ध्यान रखना है कि पहले बिग बैंग घटना हुई 13.7 अरब वर्ष पूर्व, फिर क्या हुई, उसके बाद सौरमंडल का निर्माण हुआ 4.6 अरब वर्ष पूर्व, राइट। ये बाकी का ही सब माइक्रो फाइक्रो बहुत काम का नहीं है। नेक्स्ट यहां से प्रश्न आया हुआ है, यहां से प्रश्न आया हुआ है कि इसको क्रम में लगाइए, भूवैज्ञानिक काल को क्रम में लगाइए, यहां से प्रश्न आया हुआ है। तो क्या है, सबसे पहले है इयॉन। इयॉन यानी जैसे होता है ना, जैसे मीटर में आप क्या नापते हैं, सबसे पहले मीटर, फिर उसके बाद कई मीटर को मिला करके किलोमीटर। तो ऐसे ही सबसे छोटा है एज, कई बहुत सारे एज को मिला करके, काल को मिला करके इपोच, इपोच को मिला के पीरियड, उसको मिला के एरा, उसको मिला के इयॉन। तो सबसे बड़ा कौन है, इयॉन। तो इसका क्रम क्या है, सबसे बड़ा समय काल क्या होता है, इयॉन। इयॉन बटा है एरा में, एरा बटा है पीरियड में, पीरियड बटा है इपोच में, फिर इपोच बटा है एज में। तो इसमें दो चीज ध्यान रखिए एकदम, कि सबसे बड़ा कौन है, इयॉन, और सबसे छोटा कौन है, एज। ये दो अब ध्यान रखिए, आपका प्रश्न हल हो जाएगा, इयॉन और काल, राइट। चलिए
चलें आगे कि नहीं चलें? आप लोग बोर नहीं हो रहे हैं? यार कमेंट करके बता दिया कीजिए, कमेंट कर दिया कि इतना मेहनत से यार चिल्ला चिल्ला के आप लोग पढ़ाता हूँ, 1 सेकंड निकाल के आप लोग कमेंट नहीं कर पाते। कुछ बच्चे तो हैं कमेंट किए हैं, अच्छा लगा मुझे, पर मैं चाहता हूँ सभी लोग इन्वॉल्व हों। डिसलाइक कर दो, एकदम से डिसलाइक कर दो वीडियो को। नहीं लाइक कर रहे हो, डिसलाइक कर दो। एटलीस्ट ये दिखाओ कि कोई जिंदा व्यक्ति, जिंदा दिल व्यक्ति जो है वो देख रहा है इस वीडियो को। डिसलाइक कर दो, कोई समस्या नहीं है। नहीं पसंद है, मारो डिसलाइक, एकदम कोई समस्या नहीं है। अच्छा लगेगा मुझे कि कम से कम चलो 10 लोग नापसंद भी कर रहे हैं, राइट। लेकिन करो, लाइक करो या डिसलाइक करो, पर करो, राइट। और दूसरी चीज, अगर अच्छा लगता है तो शेयर भी कर दो, ठीक। हमारे लिए आप इतना ही कर दो, हम आपके लिए फ्री में मेहनत कर रहे हैं ना, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए इतना ही कर दो। उसको 1 सेकंड समय निकाल के शेयर कर दो, ठीक। अब ये मत सोचना कि हमारा वो वाला दोस्त भी पढ़ के सेलेक्ट हो जाएगा। यार शेयर कर दो, मैं आप लोग का भला कर रहा हूँ, आप भी किसी का भला कर दो, ठीक, राइट। तो लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए। देखिए चैनल सब्सक्राइब करेंगे तो फिर आगे की जो वीडियोस होंगी वो आपको मिलेंगी, नहीं तो हो सकता है आप कुछ मिस कर जाएं, हो सकता है कुछ अच्छा सा ट्रिक बता दूं, बताऊंगा जरूर अपने स्टूडेंट्स को, राइट। चलिए आगे चलें। ब्रह्मांड के निरंतर विस्तारण के साक्ष्य जुटाने में एडविन हब्बल का योगदान उल्लेखनीय है। कभी कभी पूछ दे कि एडविन हब्बल जो थे उनका संबंध किस चीज से था, तो जो ब्रह्मांड का निरंतर विस्तारण हो रहा था, कि विस्तार क्यों हो रहा है ब्रह्मांड का, ये जो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वो इसका साक्ष्य जुटाने में लगे हुए थे। कौन? एडविन हब्बल। और फिर उन्होंने क्या बताया, सब साक्ष्य जुटा करके फिर उन्होंने क्या बताया, विस्तारण के कारण क्या है, सूक्ष्म तरंगों का उपस्थित होना। पहले जो है वो सूक्ष्म तरंग हैं जो उपस्थित हैं, जिनके कारण हमारा क्या निरंतर विस्तार हो रहा है। दूसरा रेड शिफ्ट परिघटना, और तीसरा सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना। सुपरनोवा का अंतरिक्ष में विस्फोट होना, ये 3 कारण हैं, ये 3 कारण हैं। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ है कि ब्रह्मांड का सबसे बेसिक यूनिट, सबसे बेसिक जहां से ब्रह्मांड की शुरुआत होती है वो क्या है, तो क्या है, हिग्स बोसॉन है। क्या है? हिग्स बोसॉन है। ये कौन थे? ब्रिटिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या दिया, कॉस्मोलॉजी की थियरी दी थी, जिससे आप कॉस्मोस यानी ब्रह्मांड को आप समझ सकते हैं, उसकी थियरी दी उन्होंने, ठीक। और उसको समझाने हेतु क्या किया इन्होंने, एक नाम दिया हिग्स, या फिर उसको जिसको कहते थे गॉड पार्टिकल्स, गॉड पार्टिकल को इन्होंने समझाया है, जिससे हमारी पृथ्वी की, हमारे ब्रह्मांड की, पृथ्वी नहीं सॉरी ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। लेकिन उनकी जो प्रिंसिपल्स हैं, उनकी जो थियरी है वो किसके थियरी पे बेस है, तो आप लोगों को जान करके बहुत सम्मान, बहुत गर्व महसूस होगा कि वो भारतीय हैं, ठीक, वो भारतीय हैं। ब्रिटिश वैज्ञानिक की थियरी बेस्ड है किसके प्रिंसिपल पे, ठीक ना, भारतीय वैज्ञानिक के थियरी पर आधारित है। वो कौन है? सत्येंद्रनाथ बोस, उनके बोसन थियरी पर आधारित है। ब्रह्मांड का व्यास पूछ दे ऐसे विकल्प में 10 टू द पावर 7, 8, 9 ऐसे करके, तो 10 टू द पावर 8 लाइट ईयर, 10 टू द पावर 8 लाइट ईयर। नेक्स्ट है मंदाकिनी, किसको कहते हैं? मंदाकिनी। देखिए मंदाकिनी भी तारों का समूह है, निहारिका भी। एक निहारिका में कई सारी मंदाकिनी होती है। नेबुला पहले समझ लें, नेबुला क्या है? ब्रह्मांडीय नर्सरी है। नर्सरी बोला जाता है ना, नर्सरी, ये नर्सरी क्लास है जहां पे उनको बेसिक्स चीजें सिखाई जाती है, तो ये बेसिक यूनिट यहाँ पे होती है। नेबुला जहाँ पे सारे तारों का जन्म होता है उसको क्या कहते हैं? नेबुला। और कई सारी नेबुला को मिलाकर के क्या बनती है? गैलेक्सी, जिसको हम कहते हैं मंदाकिनी। नेबुला को क्या कहते हैं? निहारिका। न से नेबुला, न से निहारिका, दोनों एक हो गए। और मंदाकिनी गैलेक्सी को कहते हैं, है ना, गैलेक्सी, म और जी, एमजी है ना, एमजी कंपनी गाड़ी की, तो मंदाकिनी किसको कहते हैं? गैलेक्सी को, राइट। ये क्या कहते हैं? देखिए क्या कह रहा है, हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे हम क्या कहते हैं? दुग्ध मेला। तो आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, इसको प्रश्न शैली में समझिए कि हमारी पृथ्वी की, ये हमारी पृथ्वी किस मंदाकिनी से बिलोंग करती है, ठीक है ना, किस जुड़ाव रखती है इस तरह से, तो किससे? दुग्ध मेला। हमारी पृथ्वी की जो मंदाकिनी है उसको क्या कहते हैं हम? दुग्ध मेला या आकाशगंगा, दुग्ध मेला या आकाशगंगा, ठीक, इंग्लिश में मिल्की वे। और क्या कहते हैं, इसका शेप कैसा है? स्पाइरल, राइट। इसका 80% जो शेप है, भाग है, वो कैसा है? स्पिरला है, ये हिंदी में लिखा है स्पाइरल, राइट। जो हमारी ये मंदाकिनी है, मिल्की वे,
हमारी जो मंदाकिनी है, मिल्की वे, ठीक, उसको सबसे पहले देखा किसने? उसको सबसे पहले देखा किसने? तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा? गैलीलियो ने। सबसे पहले किसने देखा? गैलीलियो ने देखा। ठीक, अगला प्रश्न आपका बना सकता है कि आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया है या क्या कहते हैं? आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी को क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा, देवयानी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंड्रोमेडा यानी देवयानी। नेक्स्ट है हमारा नेबुला, निहारिका, मैंने बता दिया। ठीक, निहारिका किन गैसों से बना हुआ है? किन गैसों से? हाइड्रोजन गैस और हीलियम गैस से। मेनली इसमें हाइड्रोजन हीलियम गैस है और कुछ आयोनाइज्ड प्लाज्मा है इसमें। ठीक, कुछ आयोनाइज्ड प्लाज्मा है इसमें, राइट। नेक्स्ट आगे चलें। देखिए यहां से प्रश्न कभी आया नहीं है, बस हल्का हल्का देख लेते हैं, संभावना है यहां से आने की क्योंकि ये बहुत अच्छे फैक्ट्स हैं। कभी पूछे सबसे सुंदर और रंग बिरंगी जो निहारिका है, जो नेबुला है, वो कौन सी? तो उत्सर्जन नेबुला। कौन सी? उत्सर्जन नेबुला होती है। और कभी पूछ दे कि जो झील निहारिका है, चील निहारिका है, वो किसका उदाहरण है? उत्सर्जन निहारिका का। ठीक, प्लेइडेस निहारिका, ये किसका एग्जाम्पल है? परावर्तन का। बस इतना ध्यान रख लीजिए, हल्का सा ध्यान रख लीजिए, बहुत रटने का प्रयास मत कीजिएगा। ग्रहीय निहारिकाएं किसको कहते हैं? किसको कहते हैं ग्रहीय निहारिका? जब एक सामान्य तारा लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं? ग्रहीय निहारिका। इनका आकार क्या होता है? इनका आकार क्या होता है? गोल। इनका आकार क्या होता है? गोल। ये ऐसे प्रश्न बना के दे सकता है, ग्रहीय निहारिकाएं चौकोर आकार की होती हैं। इनका आकार चौकोर होता है, तो चौकोर नहीं होता है, क्या होता है? गोल होता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कौन सा है? हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कौन सा है? तो ओरियन नेबुला है। ओरियन नेबुला है। कौन सा है? ओरियन नेबुला। नेक्स्ट है सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंडों का समूह है। सौरमंडल के बाहर बिल्कुल एक जैसे दिखने वाले जुड़वा पिंड हैं, जुड़वा ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको क्या कहते हैं? उस समूह को प्लेनेमस। क्या कहते हैं? प्लेनेमस, राइट। अगला प्रश्न क्या कह सकता है कि हमारी जो मंदाकिनी है, दुग्ध मेला, उससे सूर्य कितनी दूरी पर है? सूर्य उससे कितनी दूरी पर है? हमारी आकाशगंगा दुग्ध मेला से सूर्य जो है इसके केंद्र से कहां से? सेंटर से। जो हमारा मिल्की वे है उसके सेंटर से, जैसे सपोज कि ये मिल्की वे है, तो यहाँ सेंटर से जो सन है वो कितनी दूरी पर है? केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। और ये जो है हमारे सौरमंडल का, हमारी जो ये गैलेक्सी है उसका क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, उसके चारों ओर परिक्रमा कर रहा है। किस रफ्तार से कर रहा है? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड, प्रति घंटा नहीं है, ये याद रखिएगा। हम BMW तो हम भी चलाए 250 किलोमीटर प्रति घंटा, हम तो BMW प्रति सेकंड है। एक सेकंड में 250 किलोमीटर, यानी कि यहाँ हम लोग गोरखपुर के हैं तो गोरखपुर से लखनऊ लगभग 270-75 किलोमीटर है। एक सेकंड में पहुंच जाएगा 270 किलोमीटर। समझ रहे हैं? मतलब मैं एनालिसिस कर पा रहा हूं ताकि आप स्पीड का अंदाजा लगाइए। एक सेकंड में बस यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे निकला जैसे नारायण जी नहीं थे, नारायण, एक सेकंड में यहाँ पे, एक सेकंड में वहां पे, इतनी तेज रफ्तार है, बाप रे। समझ रहे हैं? और ये क्या करता है? सोचिए, इतना बड़ा हम लोगों का जो ये दुग्ध मेला, हमारी आकाशगंगा इतनी बड़ी है कि इस स्पीड से चक्कर लगा रहा है और फिर भी 25 करोड़ वर्ष में लगाता है। 25 करोड़ वर्ष में 250 मिलियन ईयर में लगाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड ईयर। पूरे ब्रह्मांड का चक्कर जितने देर में लगाएगा, जितने समय में, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मांड वर्ष, उसको कहते हैं कॉस्मोस वर्ष। ठीक है, जो ये इसका मध्य है वो 25 दिनों में घूमता है और इसका बाहरी भाग 35 दिनों में। बाहरी भाग सूर्य का जो अंदरूनी जो केंद्रीय भाग है, मध्य भाग है जो, वो 25 दिनों में, और इसका ध्रुवीय भाग, ध्रुवीय ऊपर का ध्रुवीय भाग जो इसका है वो 35 दिनों में घूमता है, राइट। अब देखिए यहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए। इस कह सर सबको इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ, बाकी तो छोड़ ही रहा हूँ। ठीक, सूर्य जो है वो गैसीय गोला है। इसमें क्या क्या है? हाइड्रोजन और हीलियम। अभी हमने क्वेश्चन दिखाया था ना, नाभिकीय संलयन वाला क्वेश्चन दिखाया था ना,
तो जो सूर्य है वो क्या है, नाभिकीय संलयन होता है। उसमें क्या होता है, 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। तो सूर्य में कभी पूछे कि कितना हाइड्रोजन है, तो 71% हाइड्रोजन है। 71% क्या है, हाइड्रोजन है। 26.5% क्या है, हीलियम है। तो यही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है और उसको क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन। क्या कहते हैं इसको, नाभिकीय संलयन। विखंडन नहीं, ये ध्यान रखिएगा, नाभिकीय विखंडन दूसरा है, यह है नाभिकीय संलयन। शब्द बहुत अच्छे से याद रखिएगा। सूर्य का केंद्रीय भाग जो कोर है, कोर कहलाता है, उसका ताप कितना होता है। एक तो लगातार बोलते बोलते हालत खराब हो जाती है, एकदम लगातार 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 बिना 1 सेकंड भी चुप हुए। अगर मैं सही बता रहा हूँ आपको, 10 सेकंड के लिए चुप हो जाऊंगा ना, तो आपको लगेगा कि क्या बकवास हो रहा है, बिल्कुल एकदम से शांत है ना। तो एकदम हालत खराब है, लगातार बोलो एकदम से। आप खुद बोल के देखिए, 30 मिनट लगातार, हालत खराब हो जाएगी। ठीक, जब फेस टू फेस सेंटर होता है तो वहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन होता है वहाँ पे, कि कुछ आप बोल रहे हैं, कुछ मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी आराम मिल जाता है। लेकिन ऐसे वीडियो बनाने में एकदम आराम नहीं मिलता, लगातार एकदम बोलना पड़ता है बिना 1 भी सेकंड रुके। 1 सेकंड रुक जाऊंगा तो आप लोग तुरंत वीडियो छोड़ छाड़ा, बोर कर रहे हैं, कौन देखेगा। तो सूर्य के केंद्रीय भाग का ताप कितना है, 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 डिग्री सेल्सियस। 1.5 इंटू 10 टू द पावर 7 डिग्री सेल्सियस। और सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है, 6000 डिग्री सेल्सियस, राइट। और ये हेंस बेथे ने बताया है। कभी पूछे कि ये बात किसने बताई है, नाभिकीय संलयन, तो हेंस बेथे ने बताया कि 10 टू दी पावर 7 डिग्री सेल्सियस पे, 10 टू दी पावर 7 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर के एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, नाभिकीय संलयन कहते हैं। और यही नाभिकीय संलयन जो है वो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है ना, जैसे आपकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, कि किसी को देखा इसी से शादी करूंगा अधिकारी बन के, तो किसी की ऊर्जा का स्रोत ये भी है। हाँ, इसी से शादी करूंगी अधिकारी बन के, तो फिर ये भी किसी की ऊर्जा का स्रोत है। किसी को है कि अपने पापा की मदद करनी है, किसी को है कि मेरा घर काफ़ी पिछड़ा हुआ है, उसको बहुत आगे लेके जाना है मुझे, किसी का है कि मुझे अपने पापा का बहुत लायक बेटा बनना है, मुझे अपने पापा की बहुत लायक बेटी बननी है। ठीक, तो अपने अपने सबके एनर्जी के स्रोत हैं। ठीक, तो सूर्य की एनर्जी का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन। ठीक, चलिए अब ख्यालों में मत खो जाओ कि हो जाऊंगा तो फिर कर लूंगा, अभी यहाँ पढ़ो तब सिलेक्शन होगा। चलो देखिए, फोटोस्फीयर किसे कहते हैं, सूर्य के दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं, दीप्तिमान यानी कि जो प्रकाशित है उसको क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर कहते हैं। ठीक, और जो फोटोस्फीयर के बाहर वाला लेयर है ना, वो क्या करता है, उसको वहां का जो वायुमंडल होता है उसको अवशोषित कर लेता है, तो वहां पे जो है वो एकदम लाल लाल दिखाई देता है एकदम से, और उस जिसे वो बहुत स्पष्ट दिखाई नहीं देता, रेड कलर का कुछ जलता हुआ दिखता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसके प्रकाश मंडल के बाहर वाले सतह को क्रोमोस्फीयर कहते हैं। क्रोमोस्फीयर कहते हैं। उसका रंग कैसा होता है, मैंने बताया लाल रंग का होता है। नेक्स्ट है कोरोना। सूर्य किरीट किसे कहते हैं, सूर्य किरीट किसे कहते हैं, कभी पूछ दे तो। सूर्य ग्रहण के समय, किस समय, सूर्य ग्रहण के समय, ये ध्यान रखना है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले हिस्से को क्या कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं। क्या कहते हैं, सूर्य किरीट कहते हैं। ठीक, क्या होता है, ये सूर्य का बाहरी परत होता है। ठीक, और ये क्या करता है, ये एक्स रे उत्सर्जित करता है। क्या करता है, एक्स रे, कौन सी रे, एक्स रे उत्सर्जित करता है। उसी को क्या कहते हैं, जैसे वो ऐसा दिखाई देता है जैसे सूर्य के ऊपर कोई मुकुट है, तो उसके सूर्य का मुकुट उसको कहा जाता है। ठीक, देखिए अब 2 थियरी है। अब ऐसे पढ़ाने से बढ़िया मैं आपको बताता हूं एक स्टोरी, जैसे इसको जल्दी समझा देता हूं आपको। 2 थियरी है। एक मानती है कि सूर्य केंद्र में है, सूर्य केंद्र में है। सूर्य का मतलब क्या होता है, हेलियो का मतलब क्या होता है सूर्य, और जियो का मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, जियो का मतलब पृथ्वी। तो जो जियो सेंट्रिक है, सेंट्रिक मतलब क्या होता है, सेंटर में। तो जो मानता है कि जियो यानी पृथ्वी सेंटर में है, वो उसको क्या कहते हैं, यानी भू केंद्र में है, तो भू केंद्रीय सिद्धांत। और सूर्य सेंटर में है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, हेलियोसेंट्रिक, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। तो ये इसमें ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ये बनाता है कि ये जो क्या कहते हैं, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है, ये कौन मानता है,
ये किसका मानना है? ये किसका मानना है कि सूर्य केंद्र में है? कौन मानता है? निकोलस कॉपरनिकस। कॉपरनिकस मानते हैं कि सूर्य जो है वो बीच में है, सूर्य केंद्र में है और बाकी चीजें उसके इर्द गिर्द घूम रही हैं। लेकिन ये जो क्लॉडियस टॉल्मी है, क्लॉडियस, मुझे बोलने आता है क्लॉडियस टॉल्मी, बस इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आए। तो ये जो टॉल्मी है वो क्या कहते हैं कि पृथ्वी बीच में है और बाकी चीजें सब उसका चक्कर लगा रही। लेकिन अंततः क्या माना गया है? अंततः क्या माना गया है कि पृथ्वी ही बीच में है, बाकी चीजें उसका चक्कर लगा रही हैं। ठीक, तो ये ध्यान रखिएगा कि जियोसेंट्रिक क्लॉडियस टॉल्मी, जियोसेंट्रिक देखिए ऐसे ना, जियोसेंट्रिक तो क्लॉडियस टॉल्मी, जीसी ऐसे याद कर लिए, दोनों एक जैसे ना, ये भी सी है ये भी सी है, बस यहाँ पे ऐसे लगा हुआ तो क्लॉडियस टॉल्मी। ठीक, यहाँ है निकोलस कॉपरनिकस, NH NH, ये दोनों एक जैसे दिख रहे हैं, राइट। नेक्स्ट, केपलर क्या कहते हैं? केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है। कैसा है? दीर्घवृत्ताकार है। ये किसने? केपलर ने बताया। किसने बताया? केपलर ने बताया। तो अब आगे पढ़ें क्या? थोड़ी पहली क्लास थी तो यहीं पे समय ले लें, बताइए। चलिए आज आप लोगों को थोड़ा सा कम पढ़ाता हूँ, ठीक। कल से आप लोग, मुझे पता है, और तैयार होकर के आएंगे तो और पढ़ाऊंगा, राइट। जय हिंद।